नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का आपके अपने YouTube चैनल हिंदी साहित्य वाला पे। और आज हम लोग आदिकाल में प्रकरण नंबर जो 3 है उसमें पृथ्वीराज रासों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण नोट्स तैयार करेंगे। एक बार आप लोग को याद दिलाना चाहेंगे कि इससे पिछली क्लास में हम लोगों ने प्रकरण 3 में ही बिरगाथा काल और उसके बाद विशलदेव रासों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पंक्तियाँ देखे थे और उससे संबंधित नोट्स तैयार किए थे। आज उसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हुए पृथ्वीराज रासों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण नोट्स देखेंगे। और ये जो भी चीज़ हम लोग पढ़ रहे हैं ये सब हिंदी साहित्य का इतिहास जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा उनकी रचना है जो उससे ही हम लोग संबंधित नोट्स तैयार कर रहे हैं। तो चलिए आगे हम लोग आज पृथ्वीराज रासों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें देखते हैं, जिसके रचनाकार चंद्रबरदाई थे। और चंद्रबरदाई और साथ साथ में पृथ्वीराज रासों दोनों के बारे में हम लोग देखेंगे, ठीक है, आज की क्लास में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, जो सबसे पहली और महत्वपूर्ण पंक्ति है कि चंद्रबरदाई हिंदी के प्रथम महाकवि माने जाते हैं। चंद्रबरदाई हिंदी के प्रथम महाकवि माने जाते हैं और इनका पृथ्वीराज रासों हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। तो एक यहाँ से ये चीज़ बन जाता है क्वेश्चन कि हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है, तो पृथ्वीराज रासों, ठीक है। दूसरा जो पॉइंट है कि इनके पूर्वज से मतलब हो जाएगा यहाँ पे चंद्रबरदाई। यहाँ पे आज की क्लास में जो भी बात होगी इनके अगर आ गया तो मतलब चंद्रबरदाई, ठीक है। बाकी पृथ्वीराज रासों अगर ग्रंथ के बारे में कुछ बताएंगे तो हाँ हम बताएंगे सीधे। तो इनके मतलब चंद्रबरदाई पूर्वजों की भूमि पंजाब थी, जहाँ लाहौर में इनका जन्म हुआ था। इनका और महाराज पृथ्वीराज का जन्म एक ही दिन हुआ था, ऐसा माना जाता है, ठीक है। और दोनों ने एक ही दिन यह संसार भी छोड़ा था, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट जो है कि यह महाराज पृथ्वीराज के राजकवि ही नहीं, उनके सखा और सामंत भी थे। तो एक पॉइंट यहाँ पे ये बन जाता है कि ये पृथ्वीराज के राजदरबारी कवि ही नहीं, साथ साथ में ये उनके सखा और सामंत भी थे तथा षड भाषा, व्याकरण, काव्य, साहित्य, छंद, शास्त्र, ज्योतिष, पुराण, नाटक और अनेक विद्याओं में पारंगत थे, ठीक है। तो कह सकते हैं कि अन्य जो पुराण, नाटक और ज्योतिष, छंद आदि थे इसमें ये निपुण थे, ठीक है। जो नेक्स्ट पॉइंट बनता है कि इन्हें जालंधरी देवी का इष्ट था, जिनकी कृपा से ये अदृष्ट काव्य भी कर सकते थे, ठीक है। तो इनके ऊपर जालंधरी देवी का कह सकते हैं कि एक तरफ से इष्ट था, जिसकी कृपा से ये अदृष्ट काव्य भी कर सकते थे। नेक्स्ट जो पॉइंट है कि इनका जीवन पृथ्वीराज के जीवन के साथ ऐसा मिला जुला था कि अलग नहीं किया जा सकता। मतलब पृथ्वीराज का और इनका चंद्रबरदाई का जीवन काल ऐसा था कि इनमें से दोनों में से किसी को किसी आधार पे अलग करके हम लोग नहीं देख सकते हैं। युद्ध में, अखेट में, सभा यात्रा में सदा महाराज के साथ रहते थे और जहाँ जो बातें होती थी सब में सम्मिलित रहते थे, ठीक है। नेक्स्ट जो पॉइंट है कि पृथ्वीराज रासों 2500 पृष्ठों का बहुत बड़ा ये ग्रंथ है। जो पृथ्वीराज रासों ग्रंथ है ये 2500 पृष्ठों का बहुत बड़ा ग्रंथ है। जो नेक्स्ट पॉइंट है इसमें कि प्राचीन समय में प्रचलित प्रायः सभी छंदों का व्यवहार हुआ है। मुख्य छंद है जिसमें कबित, जिसको हम लोग छपे भी कहते हैं, दोहा, तोमर, त्रोटक, गाहा और आर्या। तो ये कुछ प्रमुख छंद है। एक बार फिर से देखते हैं कि प्राचीन समय में प्रचलित प्रायः सभी छंदों का व्यवहार हुआ है, जिसमें मुख्य जो छंद है कवित है, जिसको हम लोग छप्पे कहते हैं, दोहा, तोमर, त्रोटक, गाहा और आर्या, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है कि कादम्बरी के संबंध में प्रसिद्ध है कि उसका पिछला भाग बाण के पुत्र ने पूरा किया है, वैसे ही रासों के पिछले भाग का भी चंद के पुत्र जलहण द्वारा पूर्ण किया जाना कहा जाता है, ठीक है। चंद्रबरदाई के मृत्यु के पश्चात ऐसा कहा जाता है कि उनके पुत्र जो जलहण थे उन्होंने इस पुस्तक को पूर्ण किया था। रासों के अनुसार जब शहाबुद्दीन गौरी पृथ्वीराज को कैद करके गजनी के ले गया, तब कुछ दिनों पीछे चंद भी वहीं चले गए। जाते समय कवि ने अपने पुत्र जलहण के हाथ में रासों की पुस्तक देकर उसे पूर्ण करने का संकेत किया। जलहण के हाथ में रासों को सौंपे जाने और उसके पूरे किए जाने का उल्लेख रासों में है, ठीक है। और जैसा कि देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे कुछ पंक्तियाँ हैं, इसके जरिए हम लोग समझ सकते हैं। जैसे पुस्तक जलहन हंथ दे चली गजन नृपकाज, रघुनाथ चरित हनुमंत कृत, भूप भोज उधर्य जीमी, पृथ्वीरास सुजस कवि चंदकृत, चंद चंद उधरिम टीमी। तो इस पंक्ति से ये
होता है क्लियर कि इसके बाकी बचे हुए भाग को जलहन ने पूरा किया था। ठीक है, नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है कि पृथ्वीराज रासो में आबू के यज्ञ कुंड में 4 क्षत्रिय कुल की उत्पत्ति तथा चौहानों के अजमेर में राजस्थान से लेकर पृथ्वीराज के पकड़े जाने तक का सब विस्तार वर्णन है। ठीक है, बहुत से राजाओं के साथ पृथ्वीराज के युद्ध और अनेक राज कन्याओं के साथ विवाह की कथाएं रासों में पड़ी है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है कि पृथ्वीराज विजय के कर्ता जयानक ने पृथ्वीराज के मुख्य भाट या बंदीराज का नाम पृथ्वी भट्ट लिखा है। चंद का उसने कहीं नाम नहीं लिया है। ठीक है, चंद बरदाई का कहीं उसने नाम नहीं लिया है। यही कहा जा सकता है कि चंद बरदाई नाम का यदि कोई कवि था तो पृथ्वीराज की सभा में न रहा होगा या जयानक के कश्मीर लौट जाने पर आया होगा। अधिक संभव यह जान पड़ता है कि पृथ्वीराज के पुत्र गोविंद राज या उनके भाई हरिराज अथवा इन दोनों में से किसी के वंशज के यहाँ चंद नाम का कोई भट्ट कवि रहा हो जिसने उनके पूर्वज पृथ्वीराज की वीरता आदि का कुछ वर्णन किया हो। ठीक है, और नेक्स्ट जो पॉइंट है कि यह ग्रंथ न तो भाषा के इतिहास और न ही साहित्य के इतिहास के जिज्ञासुओं के काम का है और एक तरह से कहा जाता है कि यह ग्रंथ पूरी तरह से वास्तव में जाली ग्रंथ है। ठीक है, तो ये रहे कुछ महत्वपूर्ण पंक्ति पृथ्वीराज से। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग प्रकरण नंबर 3 में ही जो बच्चे हैं, जैसा कि हमने बताया था कि हम लोग छोटे छोटे टुकड़ों में इसको पढ़ेंगे ताकि आसानी से हम लोग इसको पूरी तरह से कवर कर पाए और साथ साथ में इसको हम लोग याद भी करते चले और रिवीजन भी करते चले। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग भटकेदार, मधुकर कवि, जगनिक, ये 2 और बचे हैं कवि, तो हम लोग प्रकरण नंबर 3 से संबंधित जगनिक और भटकेदार मधुकर कवि है तो इनको देखेंगे। उसके बाद हम लोग प्रकरण नंबर 4 जो फुटकल रचनाएँ थी उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगर जो हमारे दोस्त नए वीडियो पहली बार हमारे चैनल पर देख रहे होंगे तो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाली वीडियो आप लोगों को मिल जाए। और हम लोग ऐसे ही रामचंद्र शुक्ल कृत जो हिंदी साहित्य का इतिहास है उसको हम लोग धीरे धीरे करके परीक्षा से पहले समाप्त कर दें और जो पुराने सब्सक्राइबर है वो वीडियो को लाइक कर दें। तो चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।